गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में देखा जाए हम लोगों ने ये पूरा एंथैल्पी एंड स्पॉन्टेनिटी का डिस्कशन मैंने किया है कि इसमें हम लोगों ने कोई एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया हम लोग ये नहीं बना पाए कि अगर एंथैल्पी डिक्रीज़ हो रही है तो हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि कुछ रिएक्शंस में एंथैल्पी डिक्रीज़ तो हुई, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहा, लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे सामने एग्जाम्पल आए जहाँ पर एंथैल्पी इंक्रीज़ हुई और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहा। तो कोई एक फिक्स क्राइटेरिया हम लोग यहाँ पर बना नहीं पाए। अब इसके बाद देखा जाए एक न्यू थर्मोडायनेमिक टर्म हम लोगों ने यहाँ पर कंसिडर किया है। इसको हम लोग एंट्रोपी का नाम देंगे। एंथैल्पी को हम लोग बहुत पहले से ही डिस्कस करते चले आ रहे हैं कि कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी या चेंज ऑफ एनर्जी एट अ कांस्टेंट प्रेशर। एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी, यहाँ पर हमारे लिए देखो न्यू टर्म एंट्रोपी है। एक चीज़ और आपको समझा दें, एंट्रोपी का मतलब कुछ अलग नहीं है, हमारा कोई भी सिस्टम कितना डिसऑर्डर्ड है उस डिसऑर्डरनेस का मेज़रमेंट थर्मोडायनेमिक में एक न्यू टर्म के थ्रू हम लोग करते हैं। उसे टर्म को हम एंट्रोपी का नाम देते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए या आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना है कि एंट्रोपी है क्या, तो देखो मैंने यहाँ पर ले रखा है द डिसऑर्डर और डिग्री ऑफ रैंडमनेस इन अ सिस्टम इज एक्सप्रेस्ड बाई अ थर्मोडायनेमिक फंक्शन कॉल्ड एंट्रोपी। मतलब हमारा सिस्टम कितना रैंडम है, हमारा सिस्टम कितना कह सकते हैं कि डिसऑर्डर्ड है, उसी का मेज़रमेंट एंट्रोपी है। एंट्रोपी में हम उसको मेज़र करते हैं और एंट्रोपी के लिए हम लोग कैपिटल एस साइन करते हैं, कैपिटल एस साइन लेते हैं। अगर मान लो कोई भी सब्सटेंस सॉलिड है, सॉलिड को आपने लिक्विड बना दिया, सीधा सा कॉन्सेप्ट है सॉलिड में जो पार्टिकल का मूवमेंट है उससे ज़्यादा मूवमेंट लिक्विड में होगा, तो डिसऑर्डरनेस बढ़ गई, मतलब एंट्रोपी सिस्टम की चेंज हुई और इंक्रीज़ हो गई। अगर आपने उसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दिया, और ज़्यादा एंट्रोपी में चेंजेस आए हैं क्योंकि और ज़्यादा डिसऑर्डरनेस बढ़ी है। अगर आपने गैस को लिक्विड बना दिया या लिक्विड को सॉलिड बना दिया तो ऐसे देखा जाए एंट्रोपी डिक्रीज़ हो गई। ऐसे अलग अलग सिस्टम के लिए कहीं पर किसी रिएक्शन में मान लो गैसेस मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं, एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही है। टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं, पार्टिकल की रैंडमनेस बढ़ेगी, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी, मूवमेंट बढ़ेगा, एंट्रोपी चेंज होगी, एंट्रोपी इंक्रीज़ होगी। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम सिंपली सोच सकते हैं अपने आप कि एंट्रोपी किस सिचुएशन में इंक्रीज़ होगी। तो एंट्रोपी का मतलब कुछ अलग नहीं है, हमारे सिस्टम का डिसऑर्डर या रैंडमनेस का मेज़रमेंट है। थर्मोडायनेमिक में एक न्यू टर्म हमने यूज़ किया है और इसको एस सिंबल से, कैपिटल एस सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं। एंट्रोपी इज़ आल्सो ए स्टेट फंक्शन एंड एज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आपको पता है स्टेट फंक्शन का मतलब वही है कि हमारे सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करे, पाथ पे डिपेंड ना करे। अगर कोई पाथ पे डिपेंड करती है तो वो पाथ फंक्शन होती है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी दो होती हैं, जैसा कि इसके पहले ये ऑलरेडी डिस्कस है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो अमाउंट पर डिपेंड करे वो एक्सटेंसिव है, और जो अमाउंट पर डिपेंड ना करे वो इंटेंसिव है। तो ये अमाउंट पर डिपेंड होने वाली है प्रॉपर्टी, इसीलिए हम लोगों ने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का नाम दे रखा है। अब देखो एंट्रोपी एज ए स्टेट फंक्शन, इसको क्लियर करने के लिए एक छोटा सा मैंने कॉन्सेप्ट लिया है, आप लोग बड़े ध्यान से समझना, इजी है। अब मान लीजिए कि ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन, मान लो कोई ऐसा प्रोसेस है जो रिवर्सिबल है, दोनों डायरेक्शन में चल सकता है, और आइसोथर्मल मतलब उस पूरे चेंज में हम टेम्परेचर को चेंज होने ना दें, इसीलिए आइसोथर्मल हम लोगों ने वर्ड लगा रखा है। फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, V1 टू V2, अगर मान लो कि रिवर्सिबल प्रोसेस है और एक्सपांसन हो रहा है आइसोथर्मली, और इनिशियल वॉल्यूम V1 है और फाइनल वॉल्यूम V2 है। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, अगर हमें सिस्टम की एंट्रोपी चेंज यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़े, क्योंकि डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, ये हम लोग एक अपना पास कॉन्सेप्ट है कि चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू क्यू हीट चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। और यूनिट इसकी देखा जाए एंट्रोपी की
एनर्जी के लिए जूल और टेम्परेचर के लिए केल्विन, तो जूल केल्विन इनवर्स ये अपनी देखा जाए यूनिट निकल के आएगी। तो उसी केस में देखा जाए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहे हैं कि कोई भी ऐसा हम लोगों ने रिवर्सिबल प्रोसेस कंसिडर कर लिया है जो में जहाँ एक्सपांसन हो रहा है गैस का और लेकिन आइसोथर्मल हो रहा है, मतलब एक्सपांसन होने के साथ साथ भी गैस का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब जो एनर्जी कह सकते हो कि इस एक्सपांसन में कंज्यूम होगी वो सराउंडिंग से आएगी। और यहाँ पर इस वाले केस में क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपांसन तभी हो सकता है जब हमारी वॉल कंडक्टिंग नेचर दिखाएं, कंडक्टर का काम करें सिस्टम की। तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डेल्टा एस सिस्टम अगर निकालना पड़ेगा तो क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, जैसा कि हमें पहले से ही पता है। अब देखा जाए ध्यान से, सिंस एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हीट विल बी लॉस्ट बाय द रिजर्वायर, रिजर्वायर का मतलब सराउंडिंग्स जो आसपास का एरिया है। जब हम आइसोथर्मल एक्सपांसन कराएंगे तो एक्सपांसन के में जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो सराउंडिंग से आएगी या रिजर्वायर से आएगी। तो उस केस में जितनी इसकी एनर्जी इंक्रीज़ हुई है उतनी ही रिजर्वायर की डिक्रीज़ होगी। इसीलिए हम लोगों ने रखा सिंस एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हीट विल बी लॉस्ट बाय द रिजर्वायर, चेंज इन एंट्रोपी बाय ऑफ रिजर्वायर विल बी, अब डेल्टा एस रिजर्वायर हमें लेना पड़ेगा तो माइनस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, क्योंकि यहाँ जितना इंक्रीज़ हुई है हमारे रिजर्वायर में या सराउंडिंग्स में उतनी एनर्जी डिक्रीज़ हुई है। ये हम लोगों के दिमाग में रहना चाहिए। अब इसके आगे हम चलना चाहेंगे। अब इसके आगे देखा जाए इसी में हम लोगों ने अगर टोटल चेंज इन एंट्रोपी निकालना है, डेल्टा S1 अगर हम निकाल रहे हैं डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस रिजर्वायर या सराउंडिंग्स, रिजर्वायर का मतलब छोटा सा एक हम लोगों ने दायरा कंज्यूम मान रखा है, तो क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी डेल्टा एस सिस्टम के लिए और माइनस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी डेल्टा एस रिजर्वायर के लिए। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने क्या किया है, अब दोनों को जब प्लस करोगे तो वैल्यू 0 आएगी। इसका मतलब क्या रहा कि अब यहाँ पर टोटल जो चेंज इन एंट्रोपी आई है सिस्टम की और रिजर्वायर की वो मिला के 0 है। अब ये तो रहा एक्सपेंशन का केस। अब हम इसी केस में नाउ इफ़ वी नाउ कंप्रेस द गैस आइसोथर्मली, अब हम उसी गैस को अब तक जो हम एक्सपांड करा रहे थे अब हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं उस गैस को फ्रॉम वॉल्यूम V2 टू V1, यानी अब इनिशियल V1 है और फाइनल V2 है। अब हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना कि आइसोथर्मली ही कंप्रेशन हो रहा है, मतलब एनर्जी का कह सकते हो कि एक्सचेंज नहीं होने देंगे, सॉरी एनर्जी जो है यानी टेम्परेचर का चेंज नहीं होने देंगे। आइसोथर्मली वर्ड इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं। हीट गिवन बाय द सिस्टम इज़ नेगेटिव। अब इस केस में क्या होगा, जब हम कंप्रेस करेंगे और आइसोथर्मली हीट चेंज यानी कह सकते हो टेम्परेचर चेंज नहीं होने देना है हमें सिस्टम का, तो उस केस में हमारे सिस्टम से एनर्जी लॉस होगी, तो क्यू की वैल्यू जो आएगी वो माइनस में आएगी। तो डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू माइनस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, और इसी तरह से डेल्टा एस रिजर्वायर का प्लस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी में चला जाएगा। टोटल चेंज जब हम निकालेंगे डेल्टा S2 तो दोनों को प्लस करेंगे तो भी वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। टोटल चेंज इन एंट्रोपी फॉर द कंप्लीट साइकिल, एक बार हम लोगों ने एक्सपांसन किया, एक बार हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्शन किया, तो दोनों केस में अगर दोनों वैल्यू चूँकि पहले ही 0 आ रहे हैं इसलिए सिस्टम हमारा पूरा 0 रिजल्ट आएगा। देयरफॉर एंट्रोपी इज़ अ स्टेट फंक्शन। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप बता सकते हो कि हम लोगों ने सिस्टम को एक्सपांड कराया या हमने कंट्रैक्ट कराया, टोटल एंथैल्पी चेंज कह सकते हो वो हमेशा 0 आया। इसलिए ये पाथ पे डिपेंड होने वाला फंक्शन नहीं है, ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड होने वाला फंक्शन है, इसीलिए इसको हम स्टेट फंक्शन का नाम देते हैं। अब इसके बाद छोटे छोटे टर्म हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देख लीजिए, बहुत जल्दी हम लोग समझ सकते हैं। एंट्रोपी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे इससे पहले एंथैल्पी हम लोगों ने डिस्कस किया था फेज ट्रांसफॉर्मेशन में, वैसे एंट्रोपी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ मैं। एंट्रोपी ऑफ फ्यूज़न सीधा सा कंसेप्ट है, छोटी सी डेफिनेशन, और ये फार्मूला अपने को पता होना चाहिए, कभी कभार न्यूमेरिकल में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो एंट्रोपी ऑफ फ्यूज़न may be defined as the entropy change taking place when 1 mole of substance changes from solid state into liquid state at its melting point। अब फ्यूज़न का मतलब ये होता है मेल्ट होने से है, तो उस केस में एंट्रोपी ऑफ फ्यूज़न में बी डिफाइंड एज एंट्रोपी चेंज
taking place when 1 mole of substance changes from solid state into liquid state at its melting point। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको सिंपल वे में लर्न कर लेना है, बहुत आसान है। सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्यूज़ करा रहे हैं, सॉलिड 1 मोल लिया गया है और मेल्टिंग पॉइंट पर ये पूरा चेंज कराया जा रहा है। तो डेल्टा फ्यूज़न S अगर हमें निकालना हो तो डेल्टा फ्यूज़न H मतलब कितनी एनर्जी हमने एंथैल्पी यानी कितनी एनर्जी हमने सप्लाई की है, चेंज हुई है, और TF मतलब टेम्परेचर ऑफ फ्यूज़न मतलब मेल्टिंग का मेल्टिंग पॉइंट, जिस सिचुएशन पर हमें जब हमारा सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ मतलब फ्यूज़ हुआ है, उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट का नाम देते हैं। तो वो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये जो रेशियो है वही डेल्टा फ्यूज़न S है। ऐसे एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन में बी डिफाइंड एज द एंट्रोपी चेंज टेकिंग प्लेस व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट इनटू वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ मेल्टिंग पॉइंट दिया गया था, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट लेके चलेंगे। तो 1 मोल यहाँ पर भी मटेरियल लेना है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो डेल्टा वेपराइजेशन S अगर हमें निकालना है तो यहाँ डेल्टा फ्यूज़न H था, यहाँ डेल्टा वेपराइजेशन H कंसिडर करेंगे, और अपॉन TB टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये पूरा चेंज हुआ है। ऐसे एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन की बात हम कर सकते हैं। एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन में भी डिफाइंड एज द एंट्रोपी चेंज taking place when 1 mole of the substance changes from solid state into vapors at a particular temperature, मतलब जिस टेम्परेचर पर हमारा सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो सॉलिड चेंजेस इनटू गैस, तो डेल्टा सब्लिमेशन अगर हमें निकालना पड़ेगा S, तो यहाँ पर डेल्टा सब्लिमेशन H अपॉन T, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर यह पूरा चेंज कराया जा रहा है। ये दोनों तीनों डेफिनेशन जो हैं, जैसे हम लोगों ने एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का कॉन्सेप्ट लिया था, सेम तरीके से ये भी कॉन्सेप्ट हमारे सामने है। तो बहुत कॉमन है, इजी है, आप लोगों को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अब हम इसके आगे देखा जाए, आगे बढ़ना चाहेंगे। अब इसके आगे देखा जाए, हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से समझना, बड़ा इजी टॉपिक है और थोड़ा सा थिंकिंग लेवल आप लोग सोचना मतलब थिंक करना इस सब टॉपिक पर, क्योंकि सोचने से ये टॉपिक बड़े आसानी से आते हैं। तो एंट्रोपी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी। अब एंट्रोपी होती क्या है, अलग अलग एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत हमने डिस्कस किए हैं। अब हम एंट्रोपी चेंज और स्पॉन्टेनिटी की तरफ बढ़ना चाहेंगे कि ज़रा देखा जाए कि एंथैल्पी चेंज और स्पॉन्टेनिटी का कॉन्सेप्ट तो हमने देख लिया। अब एंट्रोपी चेंज और स्पॉन्टेनिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे क्या समझाना चाह रहे हैं ये स्पेशली। देखा जाए, सबसे पहले तो कुछ हमने एग्जाम्पल ले रखे हैं जो कि नॉर्मली आपको सबको पता है, अपनी लाइफ में हम लोग देखते हैं। व्हेन नॉन रिएक्टिंग गैसेज आर अलाउड टू इंटरमिक्स, द प्रोसेस कंटिन्यू टिल ईच गैस इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एंटायर अवेलेबल स्पेस यूनिफॉर्मली। अगर मान लो कि 2 कंटेनर में हम 2 अलग अलग गैस लें और दोनों कंटेनर को एक में मिक्स कर दें, तो अब अपने आपको इतना तो क्लियर है ही कि दोनों गैसेस अपने आप एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगी और पूरी तरह से एक यूनिफॉर्म कह सकते हो कि लेवल मेंटेन कर लेंगी। मतलब जो गैस की मिक्सिंग हो रही है, जो नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, वो स्पॉन्टेनियस है। और आपको पहले से ही पता है कि गैस अगर एक कंटेनर में है तो उसका जो मूवमेंट हो रहा है वो एक सिंगल कंटेनर के अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन आपने अगर गैसेस को, दोनों कंटेनर की गैस को मिला दिया एक में, तो अब दोनों गैसेस दोनों कंटेनर में मूव करेंगी, तो वहाँ रैंडमनेस बढ़ेगी। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि एंट्रोपी इंक्रीज़ होगी इस पूरे चेंज में। ऐसे ही इफ़ अ ड्रॉप ऑफ इंक इज़ एडेड टू वाटर इन अ बीकर, द कलर ऑफ द इंक start spreading and uniformly the whole amount of the water acquires the uniform color। अगर हम इंक की एक ड्रॉप, ब्लू या ब्लैक कलर या रेड कलर की कोई भी इंक एक बीकर में वाटर फिल है उसमें हम डाल दें, तो आपको पता है इंक जो कलर है वो धीरे धीरे पूरे वाटर में एक स्प्रेड हो जाएगा और पूरे वाटर को यूनिफॉर्म कलर से डेवलप, मतलब एक पूरे वाटर का कलर एक जैसा हो जाएगा। अब तक वाटर कलरलेस था, अब इंक डालने से इंक के कलर का हो जाएगा। तो ऐसे केस में इंक का जो मॉलिक्यूल
अब आप देखो जो ड्रॉप थी उसमें एक लिमिटेड स्पेस के अंदर उसका मूवमेंट था, अब पूरे बीकर के अंदर मूवमेंट होगा। तो अब इस केस में एंट्रोपी क्या हो गई, इंक्रीज़ हुई। तो डेल्टा एस यानी चेंज इन एंट्रोपी अगर हमें निकालना होगा ऊपर वाले केस में या नीचे वाले केस में, या जितने काफ़ी केस आप और भी समझ सकते हो, जैसे मान लो कोई परफ्यूम लगा के चल रहा है, तो परफ्यूम की जो स्प्रे उसने की है अपने शर्ट पर, अपनी बॉडी पर, तो वहाँ से देखा जाए वो स्मेल पूरा एकदम से इन्वायरमेंट में डिफ्यूज़ होती चली जाएगी। तो डिफ्यूज़ होने का मतलब क्या, उसकी रैंडमनेस बढ़ रही है। ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल हैं जो कि हम इस पर्टिकुलर केस के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो डेल्टा एस फाइनल माइनस इनिशियल लेके चलेंगे, तो फाइनल हमेशा देखा जाए दोनों रिजल्ट में, दो एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस किया है, फाइनल वैल्यू हाई है, इनिशियल वैल्यू कम है, तो इसलिए ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, मतलब प्लस में आएगी सब मिला जुला करके। द अबव डिस्कशन अलाउज अस टू मेक अ जनरलाइज्ड स्टेटमेंट। इस डिस्कशन से हम एक जनरल एक स्टेटमेंट बना सकते हैं, दैट इन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब जब सिस्टम और सराउंडिंग्स में मटेरियल, मैटर और हीट का एक्सचेंज ना हो तो उसको हम आइसोलेटेड का नाम देते हैं। तो अगर हमारा सिस्टम आइसोलेटेड है, द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस ओनली इफ़ द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज़ पॉजिटिव, मतलब डेल्टा एस सिस्टम इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर स्पॉन्टेनिटी इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ध्यान देना, आइसोलेटेड प्रोसेस, आइसोलेटेड का मतलब वही सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। हमने ऐसा सिस्टम बनाया है, वॉल को ऐसा हमने बना रखा है, तो उस केस में ये पूरा चेंज हमने डिफाइन किया है। अब इसी के रिगार्डिंग देखा जाए, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इससे पहले मैंने फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस किया था, जहाँ मैंने आप लोगों को बताया था कि एनर्जी जो है कंजर्व है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अब उसी से थोड़ा सा चेंज अलग है, वो एंथैल्पी से रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है, और ये एंट्रोपी से रिलेटेड है। सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स कभी कभार आपके लिए क्वेश्चन का आंसर बन सकती है, बड़े आसानी से हमें इसको समझने की ज़रूरत है, बहुत ईजी है। देखो, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेज इन द कोर्स ऑफ एवरी स्पॉन्टेनियस चेंजेस नेचुरल। देखो, नेचर के अंदर काफ़ी ऐसे चेंजेस होते हैं, जैसे मान लो कि थंडरिंग हो रही है, विंड ब्लो कर रही है, और सपोज़ कर लो रेनफॉल हो रहा है, कुछ भी नेचर के अंदर जो XYZ चेंजेस हो रहे हैं, ये सब चेंजेस अपने आप होते हैं, स्पॉन्टेनियसली होते हैं। तो हर चेंज में हो क्या रहा है कि हमारे यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो इसीलिए सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स में द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस इन द कोर्स ऑफ एवरी स्पॉन्टेनियस चेंज। जितने भी स्पॉन्टेनियस चेंज हो रहे हैं उससे पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही है, कहने का मतलब बढ़ रही है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर जब सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे तो वहाँ पर वर्क से रिलेटेड इसका स्टेटमेंट अपने को मिलेगा, और हम लोग केमिस्ट्री में एनर्जी से रिलेटेड स्टेटमेंट को प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए यहाँ एनर्जी से रिलेटेड स्टेटमेंट, रैंडमनेस से रिलेटेड स्टेटमेंट को हमने लिया है। अब ये तो हमारा एक स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का, मतलब नेचर का, पूरे नेचुरल यूनिवर्स का एंट्रोपी हर समय इंक्रीज़ हो रही है। अब ज़रा हम लोग एक और काम करें कि बाय द कंबाइनिंग द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट और सेकेंड लॉ को एक साथ अगर कंबाइन कर दिया जाए, तो इन एनी नेचुरल और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। ये तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेज, ये सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग है। तो दोनों लॉ को अगर हम प्लस कर दें तो हमारे सामने एक स्टेटमेंट ये भी बन जाएगा। अगर इसको भी कहीं लिखना चाहें तो वो भी हम राइट हैं पूरी तरह से। इन एनी नेचुरल और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट बट द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। मतलब एनर्जी जो यूनिवर्स की है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हमें पता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये फर्स्ट लॉ है। लेकिन एंट्रोपी यूनिवर्स की हमेशा इंक्रीज़ करेगी, जैसा कि सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है।
तो यही हमें सेकंड लॉ के बारे में इतना ध्यान में रखना है। बहुत ज़्यादा इसमें अभी डिटेल स्टडी तो नहीं है अपनी केमिस्ट्री में, बस एक सिंपल से डेफिनेशन की स्टडी ज़रूर है। अब इसके आगे एंट्रोपी चेंज एंड इक्विलिब्रियम, ज़रा इसकी हम बात कर लेते हैं। अब सिंपल सा 2-3 चीज़ें हैं। डेल्टा एस टोटल इज़ ग्रेटर देन 0, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा एस यानी टोटल एंट्रोपी चेंज अगर 0 है, प्रोसेस हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। और अगर टोटल एंट्रोपी चेंज लेस देन 0 है, मतलब माइनस में है, तो हमारा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ये अपने को पता होना चाहिए। अगर सिस्टम और सराउंडिंग्स के यानी हम टोटल चेंज को यानी एंट्रोपी को प्लस कर लें और अगर ये वैल्यू 0 से यानी पॉजिटिव में आ रही है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जब कोई भी रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, और इक्वल रेट से प्रोसीड करे। फॉरवर्ड की रेट और बैकवर्ड की रेट अगर सेम हो जाए तो उस केस को हम, उस स्पेशल कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। इसके अगला जो चैप्टर, इसके आगे वाला जो चैप्टर है, फुल चैप्टर हमें इक्विलिब्रियम के बारे में ही स्पेशली पढ़ना है। तो वहाँ इक्विलिब्रियम की डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे खुद। और डेल्टा एस टोटल अगर लेस देन 0 मतलब माइनस में जा रहा है तो हमारा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ये तो हमारा सेकेंड लॉ से रिलेटेड थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब इसके आगे थोड़ा सा हम थर्ड लॉ की बात करना चाहेंगे। थर्ड लॉ का जो हमारे सामने कॉन्सेप्ट है, जो आपके सामने दिख रहा है कि नर्स एक साइंटिस्ट का नाम है, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है। तो इन्होंने सबसे पहले देखा जाए थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स 1906 में इन्होंने दिया है। बड़ा सिंपल सा केस है। द लॉ स्टेट्स दैट एट एब्सोल्यूट 0 द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज 0। ये हमारा थर्ड लॉ है और हमें इसकी ज़रूरत भी कहीं कहीं पड़ती है कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए। तो आप हमेशा एक ध्यान रखना, एब्सोल्यूट 0 का मतलब आपको होता है 0 केल्विन। 0 केल्विन से लोअर टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, जैसा कि हम लोगों को पता है, या -273 डिग्री सेल्सियस, इससे लोअर वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो एट एब्सोल्यूट 0 उस कंडीशन में जो हमारा परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है उसकी एंट्रोपी 0 आएगी। एंट्रोपी का मतलब होता है रेंडमनेस। अब अगर 0 एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर अगर हम किसी भी परफेक्ट क्रिस्टल को पहुंचा दें तो मॉलिक्यूल के पास, एटम के पास या आयन के पास एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पर उससे लोअर टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, कह सकते हैं। तो जब उस केस में एनर्जी उसकी एक तरह से 0 के बराबर पहुँच जाएगी तो उसकी रेंडमनेस 0 हो जाएगी। यही हमारा थर्ड लॉ है। बड़ा सिंपल वे में हम इसको समझ सकते हैं। अब आपके सामने देखो, थोड़ा सा मैंने क्लियर किया है। इन अ परफेक्ट क्रिस्टल एट एब्सोल्यूट 0 ईच कंस्टिट्यूएंट ऑफ द क्रिस्टल, जैसे एटम से अगर हमारा क्रिस्टल बना है या मॉलिक्यूल से बना है या आयन से बना है, किसी से बना हो XYZ से, इज़ एट अ प्रॉपर क्रिस्टल लैटिस साइट एंड देयरफॉर इट हैज़ अ लोवेस्ट एनर्जी। मतलब इससे लोअर एनर्जी की हम कॉन्सेप्ट को कंसीडर नहीं कर सकते। दिस पर्टिकुलर स्टेट रिफर टू परफेक्ट ऑर्डर और 0 डिसऑर्डर एंड दस हैज़ 0 एंट्रोपी। ये थोड़ा सा इसमें हम डिस्कशन के लिए, इसको क्लियर करने के लिए ये पॉइंट हमने कंसीडर किया है। थोड़ा आप लोग ध्यान देना। यहाँ पर एक वर्ड आया है, देखो, क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है कि जब पार्टिकल का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है तो उस सॉलिड को हम क्रिस्टलाइन का नाम देते हैं। और अगर पार्टिकल के अरेंजमेंट का कोई ऑर्डर ही नहीं होता, जिग जैग ऑर्डर में अरेंजमेंट होता है, तो उसको हम एमॉर्फॉस का नाम देते हैं। काफ़ी ऐसे मटेरियल हमारे आसपास हैं जो क्रिस्टलाइन हैं और काफ़ी ऐसे हैं जो कि एमॉर्फॉस हैं, जैसे कि ग्लास है, सैंड है, सॉयल है। ऐसे कोक को ले सकते हो, और देखा जाए हम चाहे तो कोल को ले सकते हैं। ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, सॉरी एमॉर्फॉस सॉलिड हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो जैसे NaCl ले सकते हो, जो हम लोग कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हैं, या जितने भी सॉल्ट हैं नॉर्मली मैक्सिमम सॉल्ट क्रिस्टलाइन हैं। ऐसे आप जो है क्रिस्टलाइन के लिए मेटल की ले सकते हो, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सब क्रिस्टलाइन हैं। और भी आप क्रिस्टलाइन में काफ़ी चीज़ों को ले सकते हो। आइस भी देखा जाए हमारा क्रिस्टलाइन मटेरियल में आता है। तो कहने का मतलब है काफ़ी एग्जांपल्स हैं जो क्रिस्टलाइन है, मतलब वहाँ पर पार्टिकल का एक पर्टिकुलर
अरेंजमेंट है। तो अब हमारा ये वीडियो मैंने यहाँ तक के लिए बनाया था, थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स तक मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अब एक वीडियो हमें और इसमें बनाना है और अपनी थर्मोडायनेमिक्स की पूरी जो अपना कह सकते हो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। वो वीडियो हम लोग अगले पार्ट में सब पूरे कॉन्सेप्ट जो बचे वाले हैं कवर कर लेंगे। थैंक यू।